प्रदेश सरकार में राजस्व और देवस्थान राज्य मंत्री अमराराम चौधरी विधानसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं। इनके पास इन दो विभागों के अलावा उप निवेशन और पुनर्वास विभाग भी है। 1943 में बाड़मेर के पचपदरा में जन्मे अमराराम चौधरी सियासत से पहले वकालत किया करते थे। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और बेटी हैं। पचपदरा से ही विधायक चुनकर अमराराम आते हैं। बीजेपी में आने से पहले अमराराम कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अमराराम अब तक 7वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 14वीं विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2014-15 में अमराराम कमेटी ऑफ पिटीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। देवस्थान जैसा महत्वपूर्ण विभाग अमराराम के पास है, जिसके सामने जयपुर में मेट्रो के रास्ते में हटाए गए मंदिरों का मुद्दा है। इन मंदिरों को हटाए जाने पर हुए बवाल से निपटना और मंदिरों की पुनर्स्थापना एक बड़ी चुनौती है। इसके रास्ते क्या हैं और आगे किसी विकास कार्य में ऐसी किसी स्थिति में निपटने के लिए क्या रास्ते होंगे विभाग के पास, यही जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे खास कार्यक्रम फेस टू फेस में। नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज जिस चेहरे से हम मुलाकात कर रहे हैं वह राजस्थान के कद्दावर किसान नेता और राजस्थान सरकार में राजस्व, देवस्थान एवं उपनिवेशन विभाग के मंत्री अमराराम जी चौधरी साहब। अमराराम जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान न्यूज में। आपका विभाग ऐसा विभाग है जो सीधा गांव से जुड़ा हुआ है, किसान का मामला, और आप स्वयं किसान बिल्कुल सही परिवार है से आते हैं। क्योंकि क्या वो रिलीफ आप जो देना चाहते हैं किसान को दे पाए राजस्व मंत्री के तौर पे? बहुत कुछ हमने जो है इस राजस्व अभियान में लोगों को जो रिलीफ मिली है और कुछ कमियां भी जो महसूस हुई उनमें हम जरूर संशोधन करके और किसानों को जो है राहत देने का पूरा प्रयास करेंगे। अमराराम जी, ये जो आपका राजस्व का विशेष अभियान चला उसमें कह रहे हैं कि बड़ा ऊपरी सतही तौर पे तो काम हुआ, लेकिन जो वास्तव में पीड़ित है जिनको रिलीफ मिलनी चाहिए थी, और खास कर पे आप लोगों ने इसको समझौता अदालत बना दिया। सरकार की तरफ से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसी बात है, अदालत आपके द्वार पर जो कंटेस्टेड मामले हैं, आपसी समझाइश से जो समझौता होता है उसमें भाईचारा और गांव के बुजुर्ग लोगों से कई वर्षों से जो अदालतों में कर्जे से जहर मार होते हैं, तो उसके लिए प्रयास गांव वालों ने खूब किए हैं। और ऐसे आज हमारे राजस्थान 61 गांव ऐसे हैं जहां पर एक मुकदमा ही नहीं है। ऐसे कई गांव हैं। इधर आप शिकर के अंदर भी ये सालासर बालाजी से जाते हैं, पहला गांव आता है, वहां भी मैंने पूछा तो एक भी मुकदमा जो है वहां कोई नहीं। मैंने माना आपसी जो विवाद थे उसमें आप लोगों ने रिलीफ दे दी, समझौते करा दिए, लेकिन जो सरकार की तरफ से रिलीफ होनी चाहिए थी, जो नामांतरण खुलने चाहिए थे, ये गलती से राज की भूमि चढ़ा दी गई, बिल्कुल उन कामों में रिलीफ नहीं। पर सुनो तो सही, हमारे नामांतरण का जितने हुए हैं जो कोई पेंडिंग रखा ही नहीं है, जितने भी मुकदमे कोई ऐसा ही कोई एक दो कंटेस्टेड होंगे शहरों के, वो नहीं हुए होंगे। पर गांवों के अंदर मिटिशन है, करीब 90% नामांतरण हो गए। और उसके अलावा बंटवारे के जो मामले हैं, भाई बंटवारे के, वो आपसी सहमति से नहीं तो आपसी सहमति से होना, उस समय दावा पेश करना, सहमति के मुकदमे तो पहले भी थे अदालतों में, बहुत टाइम लगता था। वो तो इसमें तो बहुत काम हुआ काश्तकारों का। अमराराम जी, एक चीज और है साहब जी, राजस्थान गांव का प्रदेश है और गांव के किसान का, आम आदमी का जो सबसे पहला पाला सरकार से पड़ता है वो आपके विभाग से पड़ता है, पटवारी से पड़ता है, गिरदावर से पड़ता है, नायब तहसीलदार से पड़ता है। उनकी नजर में यही सरकार है और यही सारी व्यवस्था है, और इन्हीं से सबसे ज्यादा शिकायतें हैं साहब, इनके व्यवहार से, इनके काम करने के तरीके से। हमारे अधिकारियों ने जो काम किया, और मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, अभियान की बात नहीं कर रहा। नहीं, सामान्य बात यह है कि हमारे से काम उनसे ही पड़ता है और हमारा विभाग है। पटवारी का जो गांव के प्रति जो व्यवहार होता है, पटवारियों पर जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप, इन दिनों में आपने देखा होगा लगातार एसीबी ट्रैप कर रही है, तो उनमें एक जरूरत है काम करने की, क्योंकि सरकार का चेहरा है साहब। ऐसा है
कि हाथों की अंगुलियां भी बराबर नहीं होती है, होती है। तो ऐसा कोई ऐसा पटवारी भ्रष्ट निकल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन इस पारदर्शिता और जो ये अभियान जो चला है उसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी हमने नहीं होने दी है। एक चीज और है साहब, पटवारियों के ऊपर जिम्मेदारियां भी आपने बहुत ज्यादा डाल दी साहब। ये एक पटवारी बहुत बड़ा इलाका, जो सुविधा चाहिए, जो साधन चाहिए वो आप उपलब्ध नहीं कराते। जनगणना से लेकर के और पशुगणना तक सबके अंदर उन बेचारों को लगा देते हैं। देखिए पटवारी जी, आपको पता है पटवारियों की कमी है, इसके लिए हम जल्दी भर्ती कर रहे हैं, प्रक्रिया जो प्रारंभ कर दी हमने। और जिम्मेवारी तो अब ऐसा है, सुविधा ही नहीं देते इसलिए आदमी पटवारी लगता है और फिर नौकरी छोड़ के चला जाता है। ऐसा नहीं है, तनख्वाह बढ़ाओ तो नहीं, ऐसा नहीं है। तनख्वाह भी है उनको उस हिसाब से है, प्रमोशन भी उस हिसाब से टाइम पर मिल रहा है। और अब पटवारी के पास में एक हल्के के सिवा 2-2, 3-3 हल्के होते हैं, क्योंकि संख्या कम है, इसीलिए थोड़ी सी उनको ज्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सही है। ओवरऑल जो देखा जाए तो पटवारियों ने इसके बावजूद भी काम अच्छे किए। अमराराम जी, राजस्व विभाग से आम आदमी हर तरीके से रिलीफ की भी बात करता है। अभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि हुई, उस दौरान हर जगह से ये मुद्दा आया कि साहब ढंग से गिरदावरियां ही नहीं हुई, ढंग से फसल खराबे की रिपोर्टें नहीं बनी, राजस्व अधिकारी गांव में पहुंचे नहीं और कार्यालय में बैठ के रिपोर्टें बनाई। उसका परिणाम रहा कि राजस्थान में किसानों ने आत्महत्याएं करी। अतिवृष्टि अलग बात है, ओलावृष्टि अलग बात है, दोनों डिफरेंट। लेकिन जो नुकसान हुए उसके ढंग से गणना नहीं हुई। ओलावृष्टि वाला घटना हमारे को पता है कि राजस्थान के अंदर किसान ने पहली बार सुसाइड किया है, जिसने 33% खराबा वालों को मुआवजा दिया। सब जिनके 70% था उनका 33% काउंट नहीं हुआ। की सरकार है, यशस्वी वसुंधरा जी की सरकार, जिसने 33% जो है खराबे पर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 33% खराबे मानते हुए, पहले 50 से तो कम होता ही नहीं था, जो 50 से ज्यादा जो खराबा होता था उन्हीं को ही मतलब ऐनी कह दिया करते थे। लेकिन हमने ये एक नया इतिहास पढ़ा। आप खुद किसान हो, आपको क्या लगता है कि राजस्व विभाग में क्या सुधार होने चाहिए जिससे कि किसान का अच्छे दिन आए, किसान को लगे कि भैया जो हमारा पटवारी, हमारा गिरदावर है, हमारे लिए काम कर रहा है, तहसीलदार हमारे लिए उपलब्ध है। राजस्व विभाग के अंदर मेरे को जहाँ पटवारियों की कमी है वो भरेंगे, जहाँ तहसीलदारों की कमी है वो भी हम उस जगह लगाएंगे, नायब तहसीलदार भी लगाएंगे। और इसके अलावा जो एक्ट के अंदर कुछ, जैसे रास्ते में 251A है और 251A के अंदर डीएलसी रेट की दुगनी पर रास्ता जो है, अगर दूसरे से खेत में जाता है तो वो जमीन एक्वायर होती है और उसको पैसे डबल डीएलसी रेट से डबल मिलते हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी जमीन के बदले वो जमीन चाहता तो जमीन मिलती है। हमारे असिस्टेंट कलेक्टर कोशिश यही करते हैं कि सीमा पर जो है रास्ता निकले, खेत के बीच में न निकल करके खेत के टुकड़े नहीं हो, जहां तक कोशिश यही करते हैं रास्ते की तरमीम ठीक ढंग से हो, तरमीम सही ढंग से हो। लेकिन फिर भी लोग क्या है कि अपलेंट अथॉरिटी को चले जाते हैं, जिससे फिर स्टे आ जाता है, फिर वो काम होता नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर 1 महीने में फैसला असिस्टेंट कलेक्टर पेश होने के बाद करे और उसमें उसकी अपील नहीं हो। अगर उसने डीएलसी रेट के पैसे जमा करा दिए, अगर वो नहीं उठाता है तो सरकार में जमा हो जाएंगे और वो अतिक्रमण करेगा, वो तो राज्य सरकारी जमीन हो गई, 91 चलेगा उसके खिलाफ में। और 91 में उसे प्रावधान है, वही बात है सर, कानून में संशोधन होगा तो किसानों है सजा का। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अगर मान लो अतिक्रमण, वो सरकारी जमीन हो गई रिकॉर्ड में, तो हाँ रास्ता हो गया तो सरकारी हो गया। रास्ता सरकारी हो गया और उसमें अतिक्रमण करेगा तो फिर उसे खिलाफ 91 चलेगा। तो सर ये तो हमारी चर्चा थी बतौर राजस्व मंत्री अमराराम जी से। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एक किसान नेता और एक बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इलाके से आने वाले नेता के तौर पर हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक।
मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। परवरिश के हर लम्हे से परिचित हैं हम, इसीलिए बरसों से दोस्ती निभा रहे हैं हम। सालों साल से असरदार स्टारथीन हैं हम, हर फसल की समस्या से परिचित हैं हम। सवाल का स्टारथीन, हर किसान और फसल से अटूट रिश्ता। Shekhawati Group of Institutions Seeker approved by AICTE and affiliated to RTU Kota। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9828390267 और 9414039303। नजदीक घरेलू आटा चक्की, इसमें गेहूँ, चावल, रवा और हर तरह के मसाले पीसे जा सकते हैं। हर घर का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, नजदीक घरेलू आटा चक्की। Dish to HD+, maximum HD channels, including your भाभी's favorite। वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready। कपकेक्स मेरे लिए तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। तो चौधरी साहब, आप बाड़मेर जैसलमेर के इलाके से आते हो और राजस्व मंत्री भी हो और दोनों जिलों का प्रभारी भी हूँ। विधानसभा चुनाव के पहले दोनों जिलों का प्रभारी बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा चुनाव के पहले दो सबसे बड़े मुद्दे थे। एक था रॉबर्ट वाड्रा और दूसरा था रिफाइनरी। सबसे पहला सवाल रॉबर्ट वाड्रा पे, राजस्व मंत्री के तौर पर पूरा प्रकरण आपके पास है। दूसरा, उस इलाके से आते हो जिस इलाके के अंदर उसने जमीनों की खरीद फरोख्त उस वहां से हो बीकानेर के इलाके में करी। बातें बहुत हुई, रिजल्ट नहीं आया। इस संबंध में कुछ नाम से तो कोई जमीन है नहीं, कंपनी के नामों से है और उसके बारे में हम जानकारी मंगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले अखबार में ही पढ़ा होगा, इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और 6 मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो मैं इसके बारे में अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। जांच जारी है, जांच जारी है। रिफाइनरी बड़ा मुद्दा है और पचपदरा से आप आते हैं। मैं अमरा राम जी से जानना चाहता हूं कि रिफाइनरी दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे? ऐसा है कि रिफाइनरी पचपदरा में ही लगेगी, बिल्कुल ये बिल्कुल निश्चित। पचपदरा में आएगी, ये तो आप गारंटी कर रहे हो? हाँ, आएगी और आएगी। पचपदरा का झगड़ा जो था वो पूरे 5 साल उस झगड़े में निकल गए थे। आप पूर्ववर्ती सरकार चाहती नहीं थी कि पचपदरा में आए, आनंद फानन में उन्होंने लास्ट में जाके किया। अब आप कह रहे हो कि साहब वापस पचपदरा लेकर के आएंगे? नहीं तो पचपदरा हम कराएंगे ना, हमारा यही है। हम सरकार से कह करके पचपदरा में रिफाइनरी लगेगी, उसमें जो उसी के आधार पर नहीं, जैसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वैसा एमओयू नहीं होगा। अब वो कंपनी भी आप तो डिसॉल्व कर रहे हो। नहीं, वो तो डिसॉल्व होगी, इसमें क्या जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने वाला का तो कोई अस्तित्व थोड़ा ही। अब जब 5 साल उन्होंने निकाल दिए, उसके पहले आपने समय निकाल दिया, आपका फिर 1.5 साल निकल गया। नहीं, हमारा 1.5 साल हुआ तो इसके लिए कब आएगी? नहीं, इसके लिए सेंट्रल भी कोशिश कर रहा है। सेंट्रल वाले भी जो है किस प्रकार से, और सेंट्रल के बाद में अगर सेंट्रल करने के बाद में सेंट्रल और स्टेट मिलकर के जल्दी कुछ न कुछ निर्णय करेगी, ऐसी बात नहीं। ये सब बाड़मेर का इलाका राजस्थान का कहते हैं कि सबसे तेज विकास का ग्रोविंग इलाका है। एक तरीके से पूरा महानगर बहुत तेज गति से बन रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बालोतरा यानी बाड़मेर बढ़ रहा है, बालोतरा बढ़ रहा है,
बहुत काम हो रहा है। उसके हिसाब से वहाँ व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आना, उसके हिसाब से वहाँ पर सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं करना। जो ये रिफाइनरी आएगी तो बहुत से जो है उसके साइड कई इंडस्ट्री लगेगी और बाड़मेर एक दिन बहुत अच्छा बनेगा। एक सब मुद्दा ये भी है कि जब बार बार ये बात आती है, अब जब लैंड एक्विजिशन का मामला ऐसा फंस गया कि एक आप विकास करने में आपको सरकार के लिए असंभव हो गया साहब। अब रिफाइनरी लगाओगे, फिर जमीन एक्वायर करोगे, आपको 10 साल लग जाएंगे कोर्टों के मुकदमे सलटने में। आपको वहाँ हाईवे चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बढ़िया सुविधाएं चाहिए, उसके लिए आपको एक्विजिशन आप कर नहीं सकते। करोगे क्या लैंड एक्विजिशन एक्ट के बिना? जब लैंड एक्विजिशन तो जो ऑलरेडी रिफाइनरी के लिए तैयार ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के विकास के लिए भी आपको जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। हमारे तेल के वो लैंड सब मतलब एक्विजिशन की हुई है, जहाँ कुएं खोद रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के कारण से मामला उलझ गया। ऐसा है, हमने जो प्रवर समिति को नया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाने के लिए भेजा था, उसमें सारा मंथन हो गया। हमने किसानों को बुलाया, किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया, हमने सारे पक्ष विपक्ष के एमएलए को बुलाया और एक नया एक्ट जो तैयार करने में हमने स्टेट ने कोशिश की। लेकिन जब सेंट्रल एक्ट बन रहा है तब हमने उसको रोक दिया। हम पहले जो सेंट्रल एक्ट था, नहीं, हम पहले जो सेंट्रल एक्ट था उससे जो है 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं किसानों को। आखिर इंडस्ट्री धरती पर लगेगी, आकाश में लगेगी नहीं। तो जमीन तो कोई भी काम नया शुरू करेंगे तो जमीन की आवश्यकता होगी, तो एक्विजिशन भी होगा और उन काश्तकारों को जो है जिनकी जमीन है उनको जो मुआवजा है हम पर्याप्त मुआवजा देंगे, ये आपको विश्वास है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 1 इंच जमीन नहीं लेने दूंगा किसानों की। अब वो कुछ भी कहे, जब वो राज में थे तब उन्होंने जब है लैंड लगाई, लैंड एक्विजिशन नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के एक्विजिशन का काम चल रहा था 50 साल 60 साल तक। तो हमने जो इसमें कुछ अमेंडमेंट ला रहे हैं, सेंट्रल भी ला रहा है, सेंट्रल भी बढ़िया लाएगा, हम उसी को फॉलो करेंगे और नहीं तो हम अपना एक्ट बनाएंगे। चलिए साहब, अमराराम जी बतौर राजस्व मंत्री और क्षेत्र के प्रभारी के नाते तो हमने जाना आपके पास एक विभाग और है देवस्थान, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। संशोधित हाइब्रिड एरंडी बीज तो लाना वेस्टर्न का, सबसे है ज्यादा ये बिकता, भाग्य जो बदले किसान का। वेस्टर्न 6 वेस्टर्न बीजे 66 वेस्टर्न 27 है नाम। ये अधिक मुनाफा और उपज बोइए वेस्टर्न बीज तमाम। संशोधित हाइब्रिड एरंडी बीज वेस्टर्न 6, वेस्टर्न विजय 66, वेस्टर्न 27। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भाई वो पहली पसंद देना। पहली पसंद? हाँ भाई पहली पसंद, पहली पसंद। लो जी, कमाल हो गया। पहली पसंद नहीं जानते? ये नहीं, वो पनामा पहली पसंद। ओहो, पनामा पहली पसंद। हाँ अब समझे, पहली पसंद मतलब पनामा। जापानी तकनीक से विकसित पनामा रस चूसक कीटों का मुंह बंद कर देता है, फसल की रक्षा करता है और स्वस्थ बनाता है। अरे वो पहली पसंद देना जरा। पनामा पहली पसंद, रस चूसक कीटों का मुंह बंद। Shekhawati Group of Institutions Seeker approved by AICTE and affiliated to RTU Kota। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9828390267 और 9414039303। मंत्री जी, आपका पास में देवस्थान विभाग भी है। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक फैसला मंदिर माफी और डोले की जमीन को लेकर के आया कि पुजारियों को, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सही निर्णय है। ऐसा है कि
मूर्ति माइनर होती है और माइनर कैन नॉट सू एंड कैन नॉट बी सूड। देवस्थान की जमीन है, वरना तो किसी के नाम खातिरदारी हो सकती है। तो इन सब पुजारियों के जो हित है वो लगता है कि कहीं ना ऐसा कहीं है, प्रभावित होंगे। ऐसा है, पुजारी तो कभी खातिरदार बना ही नहीं था। 2021 के बाद गिरदावरी है, वो किसी के नाम की नहीं बनती। खातिरदारी है उस परपेचुअल माइनर की रहती है। इसीलिए पुजारियों के हितों को कभी नहीं मारा है। मंदिर में कुछ न कुछ हिस्सा खुद देवी तो हल चलाएगी नहीं, स्वाभाविक है, बतौर मेहनत तो किसान को उसको करनी है, पुजारी को भी करनी है। किसान या पुजारी हल चलाएगा, तो हल चलाएगा तो उसका जो भी पैसा या हिस्सा जो भी फसल का होगा वो देवी में जाना चाहिए, देवस्थान में, ताकि उसके मंदिरों की आमदनी बढ़े। मंदिरों के लिए काम बहुत करने की जरूरत है, बहुत बुरे हालात है सब, पुजारियों के भी बहुत बुरे हालात है और मंदिरों के भी बहुत बुरे हालात है। पुजारियों के तो सरकार देवस्थान विभाग के माध्यम से उन पे मालिक तो बन गई, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा रही। बिल्कुल जिम्मेवारी निभा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुजारी क्यों नहीं है, पुजारी तो है जो अगर पूजा करेगा तो उसको जो रेम्युनरेशन मिलता ही है, जो हमारे पेड पुजारी है वो तो नेचुरली मतलब अपने आप ही मतलब उसका पैसा मिल ही रहे हैं। बाकी जो भी उस पर जो है हल चलाएगा, हम यही कोशिश करें हिस्सा जो भी तय करे, वहां का ट्रस्ट तय करे, वहां के गांव के लोग तय करें, उस हिसाब से वो जमीन पड़ खेती के लायक है तो वो वहां पर जो है व्यर्थ में पड़ी न रह करके मंदिर की आय बढ़ाने में काम में आए। चलिए साहब, कुछ निजी जीवन भी जानते हैं। आप 5 बार विधायक हैं, पेशे से आप वैसे आपने LLB करी है, लेकिन जीवन आपने किसान का जिया और करी राजनीति प्रोफेशन के तौर पर, तो जिंदगी में बड़े उठाव चढ़ाव रहे सब, किसान, वकील, फिर नेता, मंत्री, विधायक, क्या पूरा जीवन का ये अनुभव रहा? ऐसा है भाई, जीवन का एम तो ये है सेवा करने का। हमने यहाँ पर जो है आए हैं, कैसे राजनीति में आए, तो कैसे शुरुआत हुई? ऐसा है, मैं शुरू में तो अध्यापक बना था साल भर, फिर मैंने कंपटीशन परीक्षाएं दी जिसमें मेरा जो RTS के अंदर तहसीलदार उसमें जो है मैं पास हो गया, लेकिन एलाइड में हूँ, इसलिए फिर मैं एलाइड नहीं ज्वाइन करके मैंने जब तक मैं LLB 2 साल की थी LLB कर दी। और LLB करने के बाद में मैंने ये सोचा LLB एक ऐसा माध्यम है जो जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट हो। बिल्कुल, हमेशा 50-100 लोगों से मिलते थे और मैं देखता था कि वहां तहसीलदार बनकर के जो काश्तकारों की सेवा कर सकते थे, तो वकील बनकर के भी जो हमने हमेशा सेवा की है और लोगों से कांटेक्ट रहे, और उसी के कारण से जनता का हमें आशीर्वाद मिलता रहा, 36 कौम का आशीर्वाद मिलता रहा, और मैं 5वीं बार MLA बन गया। वसुंधरा जी का भी साहब आपके साथ बड़ा वो रहा, पिछली बार भी आप जीते, आपको मंत्री, इस बार फिर जीते, फिर वसुंधरा जी ने मौका दिया। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री की मर्जी होती है, वही कोई भी मुख्यमंत्री बनता है और जो मंत्री दूसरे बनते हैं वो उसकी इच्छा पर बनते हैं। उसको किसको मंत्री बनाना, अपनी टीम में किसको रखना, ये उसकी इच्छा पर है। वसुंधरा जी के साथ एक राजनीतिक तौर पे आपके वसुंधरा जी बड़ा आशीर्वाद आप पे है। ना, वसुंधरा जी हमेशा कहती है वो करती है, उसकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। और पिछली बार जो विकास किया उसके कारण से ये वापस वसुंधरा जी आई है। आखिरी एक सेगमेंट है रैपिड फायर, इसमें मेरे कुछ सवाल होंगे जिनको आपको कम शब्दों में हाँ या ना में जवाब देना है। सबसे पहला सवाल, अमराराम चौधरी साहब का राजनीतिक गुरु कौन? मैं पहले कांग्रेस में था, उस समय जो हमको राजनीति में लाने वाले थे वर्ती चंद जी वगैरह थे, बिल्कुल जैन साहब। और उसके बाद में जब मैं बीजेपी में आया तो भैरू सिंह जी के कहने से आया, और भैरू सिंह जी भी टिकट देते रहे और वसुंधरा जी भी टिकट देते रहे,
हमारे गुरु समझो तो अब है वो वसुंधरा जी है। अमराराम चौधरी साहब के लिए कर्नल सोनाराम दोस्त या केवल पार्टी के एक सदस्य? ऐसा है, जो भी पार्टी अगर टिकट देती है हम तो उसी को सलाम करते हैं। सोनाराम जी पार्टी में आए, एमपी के लिए टिकट दी वसुंधरा जी ने, तो हमने उनका सपोर्ट किया। अगर सोनाराम जी को नहीं देते, दूसरे को देते, तो हम दूसरे को, जो पार्टी वाले को सपोर्ट करते। हम तो पार्टी से बंधे हुए हैं और जिस पार्टी में रहते हैं बड़ी वफादारी से रहते हैं। अमराराम जी के लिए आज अगर मैं पूछूं कि परिवार या पार्टी, पहले कौन? पार्टी पहले। एक राजस्थान के अंदर धारा और चलती है साहब कि संघनिष्ठ या वसुनिष्ठ। अमराराम जी से संघ की दूरियां दिखती है कई मामलों में। अमराराम जी खुद को क्या मानते हैं? ऐसे संघ से दूरियां है हमारे, तो जितना हम जितने वो हिंदुत्व को ज्यादा तवज्जो देते, मैं भी तो ऐसी बात है, हिंदू तो हुई, मैं अपने पीछे राम लगाता हूँ, आपको पता ही है। बिल्कुल। हमारे नाम में शामिल है। हाँ, रगों में राम है। बिल्कुल सर। इसलिए हमारा संघ से कोई न तो कोई याराना न दुश्मनी, न कोई विरोध नहीं वगैरह नहीं। जीवन का सबसे खुशी का क्षण कौन सा था? खुशी का क्षण तो वो उस समय था जब मतलब मैंने जितने गांवों के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोल, और गरीब का बच्चा जब पढ़ने आता, दूर दराज से पढ़ने आता, उस समय तो हमें बहुत खुशी होती थी। और जब हम स्कूलें खुलवाते थे, और उस समय ये होड़ लगी हुई थी कि अब ज्यादा कौन एमएलए स्कूलें खुलवाएगा, जहां उस एरिया के अंदर बिल्कुल शिक्षा का अभाव था, वहां हमने सैकड़ों स्कूलें खुलवाई, और जिसी कारण से आज हमारा बाड़मेर है वो आगे बढ़ रहा है। अमराराम जी का शौक क्या जिंदगी में, हॉबी क्या, कैसे टाइम पास होता है? मेरा तो हॉबी है धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक स्थानों जाकर के उनके प्रति आस्था रखना, साधु संतों के प्रति उनके प्रति आस्था रखना। चलिए साहब, अमराराम जी आखिरी सवाल, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद अमराराम चौधरी साहब खुद को कहाँ देखते हैं राजनीति में? देखिए, ये भविष्य का कौन बता सकता है, एक मिनट भी कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है। कोई सपना बाकी रह गया हो जो कि लगता हो कि आने वाले समय में 10 साल में? हमारा तो सपना है, सब पूरे हुए हैं। हमारा जो हमने जो संकल्प लिया था, हम लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य तक पहुंच गए। अमराराम जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।